देखिए, सबसे पहले ये व्हीकल मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबसे पहली कार है, राइट। तो आपने 2020 से अभी 2024 चल रहा है, मतलब 4 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर आपने चला दी। हाँ, 1 लाख किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। सर्विसिंग भी इसकी 15,000 किलोमीटर होती है, जो मारुति में 10,000 में होती है। और 1 लाख किलोमीटर जैसे हमारी गाड़ी टच होने वाली थी, वैसे मुझे ऐसा लगा कि माइलेज थोड़ी ड्रॉप हुआ है। जो भी अभी तक मैंने जो सर्विसिंग कराई है, टाटा सर्विस सेंटर में कराई। टाटा सर्विस सेंटर के अलावा मैं कभी सर्विस नहीं कराता। इसका एक रीजन ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि इश्यूज मेरे को भी कभी सुनने को मिला है कि टाटा जो कार्स हैं इसके स्टीयरिंग थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। एक बार व्हीकल ब्रेक डाउन हुआ था, उन्होंने गाड़ी ने सिम्टम्स दे दिया था कि हमारा क्या कहते हैं थर्मोस्टेट बॉल वो खराब हो गया था। अच्छा, वो भी क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टाटा मोटर्स जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जिसने टाटा की नेक्सॉन और टियागो निकाल करके पूरे भारतवर्ष में अपनी तीसरी पोजीशन पे अपने आप को बना लिया है। इसी के चलते अब इस समय पर टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा सेल्स ग्रोथ दर्ज कर रहा है दिनों दिन, सिर्फ और सिर्फ इन 2-3 गाड़ियों की वजह से। अभी हाल ही में लॉन्च हुई नेक्सॉन भी आपने देखी, काफी ज्यादा रीडिजाइन किया गया है इस नेक्सॉन को। तो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं टाटा टियागो का 1 लाख किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि इस समय पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा ये कार्स बिक रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये सवाल रहता है कि यार कितने किलोमीटर तक हम इसको चला सकते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि कोई भी अपना अगर 4-5 लाख रुपया 6 लाख रुपया डालता है तो उससे पहले पूरी रिसर्च करता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब अगर हम मजबूती की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो टाटा मोटर्स की सारी गाड़ियां इस पर खरी उतरती हैं और 4 to 5 स्टार रेटिंग लेकर के आती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग। इसको आप बिल्कुल अलग अलग देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें कि कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सब चीजें इंटरकनेक्ट करते हैं सेफ्टी रेटिंग से, जबकि सेफ्टी रेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग और जो अपना बिल्ड क्वालिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे ये ऑनरशिप रिव्यू आपके लिए वर्थ है, आपको समझ में आया, आपको फुलफिल करा आपकी जो क्वेश्चंस थे, आपके जो डाउट थे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं टाटा टियागो के ऑनर से, मिस्टर अनिल प्रजापति से। तो स्वागत है आपका। हाय हाय हाय, हेलो। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे वाई टाटा मोटर्स, मतलब आपने क्यों टाटा की ही गाड़ी ली? देखिए, सबसे पहले ये व्हीकल मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबसे पहली कार है, राइट। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने काफी 6 महीने तक रिसर्च की कि कौन सी कार में मुझे शिफ्ट होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शन थे, जैसे मारुति की बात करें या दूसरी हुंडई की बात करें, और जो बोल सकते हैं बजट में। तो बजट में सेफ्टी के साथ प्लस हमारे पास जो फीचर्स हैं, तो ये सब कंसिडर करके मैंने टाटा को फीचर्स किया। और माइलेज की बात करें, सर्विसिंग टेन्योर की बात करें, तो सब में बेस्ट टाटा का ही निकला मुझे 6 महीने साल भर की रिसर्च करने के बाद। देन आई सेलेक्टेड टाटा टियागो। तो वैसे तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जो टाटा मोटर्स लेते हैं, मतलब टाटा की कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो उसके सबसे पहले सेफ्टी रेटिंग को देखते हैं। हाँ। तो आपने सेफ्टी रेटिंग को पहले देखा या फिर ओवरऑल आपको मतलब गाड़ी ज्यादा अच्छी लगी? अगर हम बात करें तो बजट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपने क्लास में सबसे बेस्ट प्राइस में मिलने वाली गाड़ी है। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, हुंडई की अपनी ग्रैंड i10 है, मारुति की इग्निस है, ये सब कंपैरिजन वाली गाड़ी होती हैं। बट क्या कहते हैं, ये जो गाड़ी है सबसे वर्थ ऑफ है, मनी के लिए वर्थ ऑफ इट है। दैट्स व्हाई मैंने टाटा टियागो सेलेक्ट किया। सेफ्टी कंसर्न तो है ही है, मेरे को प्लस हर चीज प्लस में मिली है, माइनस में कोई चीज नहीं मिली है, इसलिए मैंने टाटा टियागो सेलेक्ट किया। तो ये कौन सा वेरिएंट है आपका? ये टाटा टियागो XT है, 2020। अच्छा, 2020 है आपका। तो आपने 2020 से अभी 2024 चल रहा है, मतलब 4 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर आपने चला दी। हाँ, 1 लाख किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। मतलब ऐसे ऑडियोमीटर में 1 लाख है अभी, या ऑडोमीटर में भी 1,06,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 6,000 से प्लस में ही है। अच्छा, माइनस में नहीं। तो मुझे लग रहा है जैसे आपने 1 लाख किलोमीटर चला दी, तो मुझे लगता है शायद आप टूरिंग पे ज्यादा रहते हैं, टूर्स पे ज्यादा रहते हैं। तो क्या मतलब पहाड़ों पे या कहीं चलते हैं ऐसे?
हाँ, पहाड़ों में डेफिनेटली, एक्चुअली हमारा तो काम ही एज ए ट्रेवल ब्लॉगर हूँ मैं, तो हमारा काम ही ट्रेवल से रिलेटेड रहता है। तो कभी भी गाड़ी, चाहे पहाड़ों में अप हिल्स हो, चाहे कितने भी चढ़ाई हो, कभी गाड़ी ने कोई मौसम नहीं तोड़ा और पिकअप भी अच्छा मिला है। और इसका जो माइलेज है, माइलेज तो अगर हम बात करें तो ये हाईवे का बोल सकते हैं, इन टर्म ऑफ कि हाईवे का बाप है, माइलेज का बाप है हाईवे में। अच्छा। सिटी में तो थोड़ी कम है, बट हाईवे में बहुत अच्छा एवरेज निकल के आता है। मैंने खुद इसको ड्राइव किया है। अगर एक फुल टैंक 32 लीटर डलता है तो 750 किलोमीटर मैंने ड्राइव करके रखा है इसको। अच्छा। हाँ, एक टैंक में अगर ये देखा जाए तो काफी अच्छी माइलेज निकल करके आ रही है। तो इसमें क्या आपने कभी मतलब सीएनजी इंस्टॉलेशन है किया हुआ है या पेट्रोल? ओनली पेट्रोल है, सीएनजी हम नहीं गए हैं क्योंकि हमारा घर बेसिकली एमपी में भी है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है और एमपी में सीएनजी काफी महंगी है। तो फिर मैंने बोला कुछ अमाउंट के लिए हमें गाड़ी को छेड़खानी नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने क्या कहते हैं उसको ऐसे ही रखा। तो लगभग कितना एवरेज निकल करके आता है, जैसे पेट्रोल पे आप चला रहे हैं? अगर हाईवे में अगर हम हाईवे पे बात कर रहे हैं, अगर एसी के साथ 24 से 25 के बीच में मिलता है हमें एसी के साथ, और हमें एसी नहीं चलाते तो 26 के लगभग जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो काफी अच्छा माइलेज हो गया। अगर हम सीएनजी भी लगा लेते हैं दोस्तों तो वही 26 से 30 का माइलेज आता है, मतलब 40% इंक्रीज होता है। बट यहाँ तो पेट्रोल में ही आपको इतना अच्छा जो माइलेज है वो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि टाटा मोटर्स ने ये 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया, जो कि रेवोट्रॉन इंजन है। तो इनमें एक सिलेंडर कम होने की वजह से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, कंपेयर करें अगर हम 4 सिलेंडर इंजन से। तो जो अनिल जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी तक आपने क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस करे हैं और क्या क्या दिक्कतें अभी तक आपको आई सर्विसिंग को लेकर के, पार्ट्स को लेकर के, क्या क्या चीजें आपने अभी तक अभी बेसिकली हम बात करें प्रशांत जी, तो इसमें हमें टाटा टियागो में जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जैसे कि हम क्या बात करें टायर्स की, वो हमारे किलोमीटर के हिसाब से घिसते हैं, टायर हो गई, बैटरीज हो गई, सर्विसिंग हो गई ऑलरेडी। ये ऑलरेडी जो कंज्यूमेबल आइटम है जो कि घिसने ही है गाड़ी चलने के साथ। उसके अलावा मैंने कभी भी 1 रुपए इंजन में खर्च नहीं किए, जो भी हुए हैं कंज्यूमेबल आइटम ही हुए हैं, उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं हुए। सर्विसिंग भी इसकी 15,000 किलोमीटर होती है, जो मारुति में 10,000 में होती है, तो ये भी हमारे 5,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके चलती है। और इसका सर्विसिंग कॉस्ट मैक्स टू मैक्स 4,000 आया है, 4,000। मतलब हर बार जो आपने सर्विसिंग कराई है विद इंजन ऑयल और बाकी सब चीजें 4,000 का खर्चा, 4,000 के लगभग, 4,000 का खर्चा मैक्स टू मैक्स। ओके ओके। तो जैसे टायर आपने जो कंपनी फिटेड आए होंगे वो तो पहले जो रहे, तो वो कितने किलोमीटर चले? वो मैं तो बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप शॉक करेंगे कि 90,000 मैंने ब्रिजस्टोन के टायर थे, 90,000 मैंने उसको ड्राइव किया है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन के जो टायर हैं दोस्तों ये काफी अच्छे टायर हैं और ए ग्रेड में आते हैं, यानी कि कैटेगरी 1 में ये टायर्स आते हैं। टायर से रिलेटेड मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में, जिसमें कि काफ़ी लोग मेरे पास से पूछ रहे हैं कि टायर कौन से डलाने चाहिए, सीएनजी गाड़ी के लिए कौन से टायर अच्छे होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट हाँ, जो ब्रिजस्टोन के टायर हैं ये काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, काफ़ी लंबा इनका ड्यूरेशन है, काफ़ी अच्छे चलते हैं और नॉइज़ भी इसमें काफ़ी कम आता है अगर आप केबिन में बैठे यानी कि गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अभी आपने 90,000 के बाद टायर चेंज कराए, तो अभी आपने कौन से टायर फिर इसमें? अभी मैंने बोलते हैं ना कि रिसर्च मैंने थोड़ी कम की थी तो योकोहामा का डलवा दिया, बट योकोहामा में थोड़ी वॉइस नॉइज कम है। अच्छा। ड्यूरिंग राइडिंग जब हम वो करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमारा टायर नॉइज थोड़ी ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब अगली बार से फिर मैं ब्रिजस्टोन ही प्रेफर करूंगा, उसके अलावा कोई टायर में नहीं जाऊंगा। ओके ओके। तो एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे कि 1 लाख किलोमीटर चली है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लच प्लेट वगैरह कुछ चेंज कराया आपने? अभी एक्चुअली क्या कुछ और? हाँ, एक्चुअली क्या है, जब मैं सर्विस सेंटर में गया था 75,000 के लगभग, जब हमारी गाड़ी चल चुकी थी, तो मैंने पूछा था उनसे कि क्या कहते हैं क्लच प्लेट चेंज कराना चाहिए, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी मत कराइए, 1 लाख किलोमीटर चला लीजिए। और 1 लाख किलोमीटर जैसे हमारी गाड़ी टच होने वाली थी, वैसे मुझे ऐसा लगा कि माइलेज थोड़ी ड्रॉप हुआ है। अच्छा, ड्रॉप हुआ है। पिकअप में भी कुछ कमी आई थी? पिकअप में कोई कमी नहीं आई थी, बट इंजन का जो बोलते हैं ना आरपीएम हाई जा रहा था, उसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं आपका माइलेज में फर्क पड़ा। अच्छा। बाकी पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस आरपीएम क्योंकि क्लच प्लेट घिस जाती है तो इंजन ज्यादा राउंड करता है, जैसे आरपीएम हमें ज्यादा फोर्स करनी पड़ती है। तो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लच प्लेट चेंज करा दिया आप हमने। अच्छा, तो क्या कॉस्टिंग आपकी क्लच प्लेट में मतलब आई? कंपनी से कराया या आफ्टर मार्केट? कंपनी से ही कराया हमने। जो भी अभी तक मैंने जो सर्विसिंग कराई है टाटा सर्विस सेंटर में कराई, टाटा सर्विस सेंटर के अलावा मैं कभी सर्विस नहीं कराता। इसका एक रीजन ये है कि टाटा सर्विस सेंटर में अगर हम कराएंगे, अगर कुछ भी गलती होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हम दोबारा जाके उनसे करा सकते हैं। वो नहीं करेंगे तो हम एस्केलेट कर सकते हैं हायर लेवल तक, तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर
चार्जेस भी मुझे नहीं लगता कि बहुत हाँ, ज्यादा हैं, क्योंकि 15,000 किलोमीटर पे अगर आपको 4 से 4,500 रुपए भी कॉस्टिंग आ रहा है, वो भी कंपनी में, हाँ, जहां पर आपकी गाड़ी जो है रजिस्टर्ड रहती है, मतलब जो हिस्ट्री रहती है, हिस्ट्री पूरी रहती है, कितना सर्विस सर्विस की। हुआ, कभी आपको सेल आउट भी करना पड़ा, तो पूरी हिस्ट्री के साथ जो बायर है वो चेक कर सकता है Satisfied टाटा मोटर्स में जाकर के, और उसको पता चलेगा कि भैया गाड़ी कंपनी में ही हुई है, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होती है। और उनको पता भी होता है कि कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर पे चेंज होना है, कितने किलोमीटर पे ऑयलिंग होनी है, सारी चीजें पता होती है। तो अनिल जी, जैसे कि 1 लाख किलोमीटर चली है गाड़ी, आपने कहा कि क्लच प्लेट आपने चेंज करा दी, तो क्या कॉस्टिंग आ गया, मतलब क्या इसमें खर्चा हुआ? 8,000 के लगभग लगा है। लेबर 5,4700 के लगभग क्लच प्लेट थी, और 3-4 हजार क्या कहते हैं हमारी लेबर लग गई है। तो ये कंपनी में ही कराया? कंपनी में कराया, कंपनी में अच्छा। कराया। तो इसके अलावा आपको कभी ऐसा रहा हो, कोई पार्ट टूटा हो, कहीं हाईवे पे चल रहे हैं, या फिर कोई ड्राइविंग में कुछ इश्यूज फेस करे हो कभी आपने? अभी जैसे कि स्टीयरिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि इश्यूज, मेरे को भी कभी सुनने को मिला है कि टाटा जो कार्स हैं इसके स्टीयरिंग थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है। बट अगर स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है तो वो टाइम के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो एक कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक छोटा सा है कहीं ना कहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी स्टीयरिंग, हमारी कभी व्हीकल ब्रेक डाउन नहीं हुआ। एक बार व्हीकल ब्रेक डाउन हुआ था, उन्होंने गाड़ी ने सिम्टम्स दे दिया था कि हमारा क्या कहते हैं थर्मोस्टेट बॉल वो खराब हो गया था। अच्छा। वो भी क्या कहते हैं हाईवे में। बट उस वीडियो से भी, उस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि कभी भी जैसे आपकी गाड़ी अगर गर्म होती है, तो अगर गर्म होती है, ओवरहीट हो रही है, तो आप लोग एक सीधा सा काम कर सकते हैं कि गाड़ी का हीटर चला के आप जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है वो किसी भी मोड में कर सकते हैं, तो आपकी गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी, और ओवरहीट हो रही है तो आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आप पहुंच सकते हैं। तो अच्छा। एक ये उस इंसिडेंट से मैंने सीखा कि आप ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्लोअर के साथ साथ अगर गाड़ी आपकी ओवरहीट हो रही है तो आपने हीटर ऑन कर लिया? हाँ, हीटर ऑन कर लीजिए। तो उससे हुआ ये होगा, जो केबिन का एक्स्ट्रा हीट होगा, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है, वो आपके केबिन में आ गया होगा। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल की जो गाड़ियां होती है, जो हीटर है पहले कॉइल से चलती थी, अब इंजन की जो गर्मी है वही वो हीटर में सर्कुलेट करते हैं। तो आपकी इंजन की गर्मी क्या कहते हैं वो आपके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी। जैसे रास्ते में आप कहीं फंस गए तो आप उसको एक कुछ टाइम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी जगह पहुंच जाए और अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सके। तो एक इंसिडेंट हुआ था, जो थर्मोस्टेट वॉल खराब हो गया था। ओवरहीट होने के मेरे को इंसिडेंट मिल चुके थे, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे साथ एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर गाड़ी का कभी आज तक कोई ब्रेकडाउन रास्ते में नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो रेडिएटर से और पूरे इंजन तक जो कूलेंट को आगे सर्कुलेट करता है वो होता है थर्मोस्टेट वाल्व। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, जैसे गाड़ी आपने स्टार्ट करी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो एकदम जो कूलेंट है वो पूरा मूवमेंट शुरू नहीं होगा जब तक आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी का इंजन डिजायर्ड टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर हाई होगा, थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा और पूरा जो कूलेंट है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है इंजन में और रेडिएटर में, जिससे कि ये जो कूलिंग सिस्टम है ये काम करना शुरू कर देता है। अगर ये खराब हो जाए तो स्टक हो जाएगा, मतलब कूलेंट मूवमेंट नहीं होगा पूरे इंजन में, और इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी ये गाड़ी हाईवे पे चल रही है, कहीं पर भी ओवरहीट होगी तो गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो ऐसे में आप यही करें कि जब भी गाड़ी का ओवरहीट का सिग्नल आपके डैशबोर्ड में आए तो आप गाड़ी तुरंत रोक दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक, या यूं कह लीजिए सीवियर इंडिकेशंस होते हैं गाड़ी के इंजन के सीज होने के। तो चलिए, अच्छा हुआ कि आपको तो इन्फॉर्मेशन थी। हाँ। आपको जानकारी थी कि भाई ऐसा हो सकता है, आपने कुछ हो सकता है उस समय पे वीडियोस देखे, वीडियो काफी वीडियो देखे, तब जाके मैंने फंस गए होंगे तो आपने वीडियोस देखे, वीडियो काफी देखे। उसके बाद फिर उसका जो बोलते हैं ना कि एक कंक्लूड में यही आया कि मुझे ये चीज स्टेप अपनाना चाहिए। और स्टेप, और एक्चुअली क्या ठंड थी तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं हीटर भी चला देता हूँ। और जैसे मैंने हीटर चलाया गाड़ी का, तो मेरी गाड़ी गर्म, मतलब अब थर्मोस्टेट वाल्व तो खराब ही था, तो मैं टेम्परेचर तो पहुंच जाता, बट टेम्परेचर वो हमारे कैबिन में देने लगा। इससे हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकी, और पर्टिकुलर जहां मुझे रिपेयर कराना था, गाड़ी को सर्विस कराना था, वहां तक गाड़ी पहुंच गई थी। अच्छा अनिल जी, एक और क्वेश्चन है कि मैंने इसमें एक इश्यूज और देखा है, जैसे कि इंजन लॉक का साइन आ जाता है। बहुत लोग कहते हैं टियागो है मेरे पास, चलते चलते इंजन लॉक आ गया। तो क्या आपने भी ये चीजें फेस की है? और क्यों ऐसा आता है? ये फेस ऐसे किया है कि कई बार क्या होता है कि ये मेन प्रॉब्लम आती है जो बैटरी से। अच्छा। ये इसका एक इंसिडेंट है बैटरी। अगर कभी भी इंजन लॉक का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप बैटरी की हेल्थ चेकअप कराइए उसका, कि बैटरी डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो गई है या बैटरी परफॉर्मेंस करना बंद कर देती है। मैंने 2 बार ये प्रॉब्लम फेस किया है। बट क्या कहते हैं, एक बार तो मैं हाईवे में नॉर्मल सी ऐसे इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, हैजार्ड लाइट जला के मैं कुछ करने लग गया, और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो इंजन लॉक का ऑप्शन आ गया, क्योंकि बैटरी तब तक ड्रेन हो चुकी थी।
तो और काफी पुरानी 1 साल भी बैटरी होने वाली थी। तब फिर क्या कहते हैं, मैं सर्विस सेंटर में कॉल करके उनको बुलाया, और बुलाने के बाद फिर क्या कहते हैं, जब मैंने बोला कि, और 2-3 लड़के पीछे खड़े होते, बोले सर आप लोग परेशान हो रहे हैं, मैं धक्का दूं क्या? जैसे उन्होंने धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन लॉक और ये सब हट गया। अच्छा। तब उस दिन समझ में आया कि बैटरी अगर आपकी खराब है तो 2 सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, आपका इंजन लॉक का ऑप्शन आएगा। दूसरी बात, अगर आप जैसे गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी उतरने के बाद इंजन स्विच ऑफ टर्न ऑफ करने के बाद भी अगर आपका रेडिएटर का फैन चल रहा है तो दैट मींस आपकी बैटरी डेफिनेटली खराब है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये आपका एक्सपीरियंस है या टाटा मोटर्स ने ऐसा? टाटा मोटर्स ने नहीं कहा, लेकिन मैंने 2 बार, मेरे पास एक जब कंपनी फिटेड जो बैटरी आती थी उसके साथ भी ऐसा हुआ था। फिर जब मेरी सेकंड एक्साइड की बैटरी मैंने लगाई एमरॉन की, तो एमरॉन की बैटरी के साथ जब वो 6 महीने चल चुकी थी बैटरी, क्योंकि 1 साल की तो वारंटी रहती है, 1-1.5 साल 2 साल की जो भी है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। रेडिएटर का फैन फिर ऑटोमेटिक ऑन रहता था। गाड़ी बंद करने के बावजूद जब आप केबिन से उतर जाओगे, लॉक कर दो, तो फिर भी आपका रेडिएटर फैन चलता रहेगा। तो अच्छा। उसके साथ फिर क्या कहते हैं, जब मैंने बैटरी की हेल्थ चेकअप कराई तो उसने बोला कि हाँ बैटरी आपकी खराब है। फिर उसने बैटरी दोबारा में भी आपकी बैटरी वो खराब निकली 6 महीने के बाद जब हुआ ऐसा। उसके बाद फिर उसने नई बैटरी दी, और सेम टाइम जैसे ही उसने नई बैटरी लाई, उससे मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई गाड़ी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर कभी ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये एक रियल वो कह लीजिए एक्सपीरियंस हुआ है अनिल जी को, तो आप बैटरी चेक करा सकते हैं अगर बैटरी में वाकई फॉल्ट है। हालांकि ये काम सारा ECM से होता है। ECM अगर कमांड देता है बाकी सभी चीज़ों को, जैसे कि रेडिएटर का फैन और ओवरऑल जो होता है माइंड है ECM, आप सभी जानते हैं, तो वो कमांड देने में या तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बग भी कह सकते हैं इसको, या फिर एक्चुअल रीज़न जो है वो हो सकता है कि सिर्फ बैटरी का ही हो, मतलब बैटरी के अलावा और कुछ ना हो। तो अनिल जी एक और जो सवाल रहेगा, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल ऐसे आते हैं कि जो लोगों रियल में फेस कर सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपने थर्मोस्टेट वाल्व चेंज कराया, बैटरी चेंज कराया, टायर चेंज कराया, क्लच प्लेट आपने चेंज कराई, इसके अलावा और कुछ आपको इश्यूज फेस करना पड़ा गाड़ी में? कुछ और सस्पेंशन हुए या कोई और चीजें? हाँ एग्जैक्टली प्रशांत जी, एक्चुअली क्या था कि जब सस्पेंशन मैंने चेंज कराया था, एक्चुअली हो क्या रहा था कि जैसे गाड़ी गड्ढे में जा रही थी तो एक खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो अच्छा। मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं सस्पेंशन गाड़ी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर मैंने यूट्यूब किया, जैसे सब लोग करते हैं, तो यूट्यूब में देखा, मैंने वो सिम्टम्स को मैच किया, और फिर मैं सर्विस सेंटर में गया, दिखाया, तो बोले हाँ आपका बुशिंग और आपको सस्पेंशन दोनों चेंज कराना पड़ेगा। तो क्या खर्चा आया और क्या क्या चीजें, जैसे सस्पेंशन कराते हैं तो जो सस्पेंशन की रबड़ होती है जिसको बुशिंग भी कहते हैं, क्या वो भी चीजें चेंज? हाँ, बुशिंग भी सस्पेंशन के साथ चेंज कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो वियर एंड टियर की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमेबल आइटम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी है अगर वो चलेगी तो कंज्यूमेबल आइटम खराब होंगे, उसको चेंज कराना है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो मैंने करा था बुशिंग के साथ जो लिंक ऐसे रॉड होती हैं, जो बेसिक चीज, एक्चुअली सस्पेंशन सिस्टम ऐसा होता है कि सब इंटर रिलेटेड होता है। और किसी ने, एक भले व्यक्ति ने मुझे बोला था कि सर कभी भी अगर सस्पेंशन का काम कराना तो आप एक साथ ही पूरा काम कराना, अलग अलग मत कराना, क्योंकि आप अलग कराओगे तो एक पार्ट खराब होने के साथ साथ दूसरे पार्ट को भी खराब कर देगा। तो आप सस्पेंशन, हाँ, तो सस्पेंशन सेट अगर आप चेंज करा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 100% चीजें चेंज करा ही दो, ताकि आपको क्या कहता है जो है दूसरे पार्ट्स खराब ना हो। अच्छा। तो मैंने बुशिंग और सस्पेंशन का, फ्रंट सस्पेंशन का काम कराया था मैंने, तो ये खर्चा हमारा कम से कम 14,000 के लगभग लगा था। 14,000? हाँ, क्योंकि इसके सस्पेंशन 4,000 5,000 के 4,500 के लगभग आते हैं, प्लस लेबर चार्ज 2-3 हजार की, तो फिर वही बात के 10-12 और 3,000 बुशिंग के लग जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा करके हमारा 12-14 के लगभग लगा था। तो 1 लाख किलोमीटर पे मतलब काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि ये कंज्यूमेबल आइटम है, जैसे कि क्लच प्लेट आपकी वियर एंड टियर होती ही है, आपको पता है। कुछ लोग इसी क्लच प्लेट को 1.25 लाख किलोमीटर तक भी चला लेते हैं। ये ड्राइविंग पैटर्न और गाड़ी की जो वो रहती है रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक रनिंग ऐसी होती है कि 5 साल में चली 20-20 किलोमीटर करके रोज की चल रही है, तो वो 1 लाख किलोमीटर चल गई। बट एक रनिंग ऐसी होती है कंटिन्यूअस 2000 किलोमीटर चल रही है और उसके बाद फिर आकर के रुक गई, फिर 2000 पे जा रही है, मतलब लॉन्ग टूर्स पर अगर जा रही है, तो क्लच प्लेट और ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं इंजन से रिलेटेड, ये जल्दी वियर एंड टियर हो जाती है। तो ये चीजें रही। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको, गाड़ी खरीदने के बाद सर्विसिंग को अगर मैं हटा दूं तो लगभग कितने रुपए के आपके जो पार्ट्स हैं सारे चेंज हो गए होंगे? कितना खर्चा आ गया होगा? अगर टायर की बात करें तो अगर टायर्स, बैटरी, क्लच प्लेट, बुशिंग आपके और सस्पेंशन 50,000 के लगभग 50,000 रुपए आपने लगा दिए सर्विस के अलावा, पार्ट्स में। हाँ, पार्ट्स में कंज्यूमेबल आइटम। टायर सबको जानते हैं, टायर चेंज करानी है, 20-22 हजार के टायर लगभग लग जाते हैं, और फिर वही 10-20 हजार यही लग गया, तो अपना वही 40-45 के लगभग लग गया, आपका खर्चा हो गया। हाँ, बाकी सर्विसिंग तो वो सर्विसिंग वो चलती है 15,000 में, जो भी है 3-4 हजार रुपए लगते हैं वो।
ओके ओके। तो अनिल जी, एक लगभग ये समझिए आखिरी सवाल है कि जैसा हाईवे पर आपका या ओवरऑल सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपका, इसको चलाते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब ठीक ठाक सेफ महसूस करते हैं, या फिर गाड़ी हाईवे पर अच्छा रिस्पांस नहीं करती है, या मूवमेंट ज़्यादा, या जैसे कहते थे ना कि भाई 120 के बाद मारुति की गाड़ियां अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा डर लगने लगता है कि यार इससे ऊपर ले जाना ठीक नहीं है, बट हाँ इसमें अगर ऐसा है तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगा है कि हाँ मैं सेफ हूँ और मतलब अच्छा है? प्रशांत जी, डे 1 से जब हमने गाड़ी ली थी टाटा टियागो, तब जब मैं इसको स्टीयरिंग में बैठा तो एक ऑटोमेटिक ऐसा फील हुआ कि मैं एक प्रोटेक्टेड, एक बोल सकते हैं ना कि आप एक सुरक्षा घेरे में हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब ये हाईवे में जाती है तो हाईवे में इसका परफॉर्मेंस, जब आप गाड़ी के अंदर ही बैठोगे, कैबिन इसका ऊपर है, तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप कोई एसयूवी आप गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो एसयूवी ज्यादा फीलिंग आती है। दूसरी बात क्या कहते हैं, इसको हाईवे में मैंने बहुत ज्यादा चलाया, सिटी में भी चलाया, तो दोनों तरीके से ये किंग बन के चलती है। और अगर स्पीड की बात करते हैं तो इसको हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मैंने इसको 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाया इस गाड़ी को। अच्छा। तो इसके बावजूद मैंने फुल थ्रोटल दे रखा था, तो मुझे उसके बावजूद भी 100% कॉन्फिडेंस था, और मेरे को नहीं लगा था कि मुझे अभी अगर गाड़ी स्पीड और जाती तो डेफिनेटली मैं और उसको 180 लेके जाता। बट इट वाज, मैंने उसको टेस्ट किया है कंटिन्यू, मैं इसको ऐसा नहीं करता क्योंकि रिस्की भी रहता है, लेकिन उस दौरान मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइस है थोड़ी, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, अप डाउन होते तो वाइब्रेशन होती है, बट अगर मैंने टेस्ट किया है और हाईवे में ऐसे बन के चलती है कि आपको नहीं लगेगा कि मैं छोटी गाड़ी में चल रहा हूँ, एक एंट्री लेवल टाटा की गाड़ी में चल रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा फील होगा, सिक्योर फील करेंगे, और माइलेज तो है ही है। तो ओवरऑल हम बात करें तो टाटा टियागो अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी कार है, इन टर्म ऑफ एक्सपेंस में, इन टर्म ऑफ माइलेज में, हर तरीके से यही कारण है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों के ऊपर अब जो प्राइसिंग थी वो बढ़ा दी है, क्योंकि इनका सेल्स बहुत तेजी से बढ़ा है। 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ इन्होंने दर्ज किया है पिछले कुछ सालों में। 2 से 3 साल में ही इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करी है। तीसरी पोजीशन पर अभी भी ये बने हुए हैं टाटा मोटर्स के, और हो भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी जो कहते हैं कि जो सेफ्टी रेटिंग जो लोगों को चाहिए होती है, मजबूती, वो इसमें अच्छी खासी है। और इंजन के ऊपर भी कंपनी बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट्स लेकर के आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार इंजन बना दिया जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं। तो पहले के मुकाबले में जो स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स की टियागो टिगोर आई थी उसमें और अब जो आ रही हैं उसमें जमीन आसमान का फ़र्क है। वाइब्रेशन बहुत कम हुआ है, पार्ट्स की क्वालिटी और सुधरी है थोड़ी सी। तो ये चीज़ें जो रेक्टिफाई करी हैं टाटा मोटर्स ने, काबिल तारीफ है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप हाईवे पर चलते हैं, आपने बोला 25-26 का माइलेज, तो 25-26 का जो माइलेज है वो कितनी स्पीड पे आप मतलब मेंटेन करते हैं इसको, तब निकल के आता है? वो आपको 2000 से 2500 आरपीएम पे रखना पड़ेगा। 2500 आरपीएम पे। हाँ। तो इस हिसाब से तो 80-90 की जो स्पीड रहेगी, हाँ 90 से 100 के बीच में आपकी स्पीड रहेगी 2500 आरपीएम में। हाँ। आप उसमें माइलेज निकाल सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाएगी तो फिर डेफिनेटली माइलेज आपका कम हो जाएगा। तो आखिरी मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में आप इसको रिकमेंड करेंगे इंडियन कंज्यूमर को, या ऐसे कंज्यूमर को जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, या फिर कहेंगे कि नहीं ये नहीं, कुछ और आपके मन में हो? देखिए एक्चुअली देखिए, ये सोच के मत बताइएगा कि आपके पास है, बट हाँ ट्रू फैक्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। प्रशांत जी देखिए, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है। हाँ। ठीक है, बट किसी की प्रायोरिटी रहती है कि मुझे, देखिए एक्चुअली मेरा खुद का परसेप्शन है कि सबसे पहले मैं सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी दोनों को पे करना चाहूंगा। दूसरे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला है, मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर जिस गाड़ी में तुम चल रहे हो वो मजबूत है, सेफ है, तो अगर गाड़ी को कुछ होता भी है तो हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें दोबारा नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि मैं सुरक्षा घेरे में चलता हूँ, और इसलिए मैं क्या कहते हैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको खुद की लाइफ सिक्योर चाहिए तो आप टाटा को डेफिनेटली प्रेफर करिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे फैशन में जाना है, तो दूसरी गाड़ियां बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है विदाउट सेफ्टी रेटिंग, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। चॉइस अपनी है। और सेफ्टी की हम बात करें तो आपने बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। किसी गाड़ी के ऊपर टाटा की पोल गिर जाता है, किसी गाड़ी के ऊपर पेड़ टूट करके गिर जाता है, या कहीं एक्सीडेंट हो जाती, खड्डे में गिर जाती है, या कहीं पर भी देखा होगा आपने, तो ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं पैसेंजर के वो बचने के रहते हैं, यानी कि बच जाते हैं। तो ऐसी वीडियोज आपको बहुत भरमार मिलेंगी। तो ये चीजें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको 1 से 2 किलोमीटर हम ड्राइव करके देखेंगे। क्या कुछ बदलाव आए हैं, कुछ मैं भी एनालाइज करके देखूंगा कि क्या इंजन नॉइज इंक्रीज हुआ है और क्या कुछ बदलाव हुए हैं
टियागो के अंदर। तो चलिए चलते हैं एक बार छोटा सा ड्राइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,07,000 किलोमीटर गाड़ी अभी पूरी चल चुकी है। ये है टियागो जिसमें हम बैठे हैं। एक बार छोटा सा एक ड्राइव कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ बदला है। कुछ मैं भी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या जो गाड़ी नई में चलती है क्या उतना ही एक्सपीरियंस आ रहा है या कुछ पिकअप में या बाकी चीजों में कुछ कमी। दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमने अभी एसी ऑन किया है एक पॉइंट पे ही, तो एसी का जो ब्लोअर है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, काफी कूलिंग वगैरह अच्छी है और कूलिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गाड़ी को जब आप ऑन करते हैं तो इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉब का ये जो वाइब्रेशन है ये अब जो टाटा मोटर्स की नई कार्स आ रही हैं उसमें लगभग रिमूव हो गया है। ये इतना ज्यादा जैसे आप देखेंगे कि नॉइज आ रहा है यहाँ पर डाला है तो गियर नॉब जो है, गियर लीवर थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। तो ये चीजें है थोड़ी सी। स्टीयरिंग तो एज यूजुअल स्मूथ ही है, पहले की तरह ही। आप चलते हैं तो गाड़ी जो आपने बताया 25-26 का माइलेज की, मैं बार बार माइलेज पे इसलिए भी जोर दे रहा हूँ कि काफी लोगों ने बताया कि उनका गाड़ी जो है सिटी में भी 7-8 का माइलेज दे रही है और हाईवे पर 15-16 से ज्यादा का माइलेज दे रही है। तो आप पूरी गाड़ी लोडेड, मतलब 5 लोगों के साथ माइलेज ना पाया आपने, या फिर सिर्फ 2 या 1 ही पैसेंजर आप चलते हैं? देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहली बात होती है हम 5 लोग के साथ भी अगर चलते हैं, बट आपकी ड्राइविंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रशांत जी, क्योंकि ड्राइविंग पैटर्न ऐसा होता है कि अगर आप फुल थ्रोटल देके चलेंगे तो कोई भी गाड़ी एवरेज नहीं देगी, बट अगर आप लाइट फुट इस्तेमाल करेंगे क्लच अपने एक्सीलेटर के लिए तो आपको गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकल के देगी। तो ये मेरा पैटर्न करने का, ड्राइविंग पैटर्न मेरा थोड़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा माइलेज गाड़ी का निकाल के देता हूँ। इवन अगर मेरा छोटा भाई ड्राइव करता है तो उसको उस हिसाब से माइलेज नहीं मिलता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न कि आप किस हिसाब से गाड़ी को अगर खींच के चलाते हो तो आपको एवरेज माइलेज नहीं मिलेगा। ये चीजें तो हैं कि अगर आप गाड़ी में थ्रॉटल ज्यादा लेंगे, पंजा ज्यादा दबा के चलाएंगे तो माइलेज आप उतना नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि डैशबोर्ड में सब कुछ दिखाता है यहाँ पर कि कितना माइलेज मिलेगा आपको, किस पैटर्न पर आप चला रहे हैं, किस तरीके से आप ज्यादा निकाल सकते हैं, ये सभी चीजें आपको डैशबोर्ड में देखने को मिल जाती है। जो कि यहाँ पर इंस्टा एफई का एक फीचर है, आप देखेंगे उसमें वो कम ज्यादा होता है, तो उसमें आपको पता चलता है कि माइलेज आप कितना निकाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी गाड़ी में वैसे कोई कमी मुझे नहीं लग रही है। हालांकि जो एक बम्पर साउंड होता है या नॉर्मल साउंड होता है 1 लाख किलोमीटर के बाद, 4 साल के बाद, वो थोड़ा सा आने ही लगता है। एक्चुअली क्या है प्रशांत जी, अभी इसके जो कुछ रबड़, जिससे मैंने बोला कंज्यूमर आइटम, तो जो डोर के कुछ रबड़ हो जाते हैं ना वो काफी हार्ड हो जाते हैं काफी टाइम के बाद। बिल्कुल। तो उसको भी मेरे को अभी चेंज कराना है, बट आई विल चेंज इट नेक्स्ट सर्विसिंग। ओके। हाँ, तो क्लच स्मूथ है, जैसा कि बताया था अनिल जी ने कि क्लच प्लेट चेंज कराए थे, तो पिकअप में कोई कमी नहीं है और क्लच स्मूथ है क्योंकि चेंज हो गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग आपको दूसरी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं बता दूं कि थ्रॉटल भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। 1 लाख किलोमीटर चल गई है ऐसा लग नहीं रहा है गाड़ी को ड्राइव करके, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण हैं। टाइम टू टाइम सर्विस, कंज्यूमेबल अगर कोई खराब है तो उसको बदलवाना, और इसी के साथ साथ सिंगल हैंडेड अगर आप गाड़ी रखते हैं तो इसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसा कि अनिल ने बताया हमें कि हम वो चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा माइलेज निकलता है। कारण क्योंकि वो जब चलाते हैं गाड़ी को तो उनका जो थ्रॉटल देने का तरीका है वो अलग है, ड्राइविंग करने का तरीका वो अलग है। वहीं अगर गाड़ी हम कई लोग चला रहे हैं एक ही गाड़ी को, तो गाड़ी का जो बिहेवियर हो जाएगा हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मुझे चलाने में जो एक टाटा टियागो का जो फील आता है वही फील आ रहा है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं ऐसे लग रहे हैं कि 3 सिलेंडर इंजन है तो इंजन वीक हो गया है या क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो कि चेंज भी हुए हैं पहले। तो चलिए हम मोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पहचान सकता हूँ स्टीयरिंग पे जब मैं बैठता हूँ या जब मैं चलाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नोटिस हो जाती हैं पहले ही से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ करके ही चीज़ें बता देते हैं कि गाड़ी में कुछ कमी है या नहीं। तो एज यूजुअल एसी काफ़ी अच्छा है, जो कि शुरुआत में मैंने इस गाड़ी को जब चलाया था तो वही फीलिंग मुझे लगभग उसी के जैसी आ रही है।
थोड़ा बहुत नॉइज है, जो कि बताया कंज्यूमेबल का भी है। कुछ लूज हो जाते हैं, जैसे डोर्स लूज हो जाते हैं या रबड़ वगैरह कट जाती है, तो उसका हल्का फुल्का नॉइज है। वो भी ऐसे आपको चलते में पता नहीं चलेगा, जब कहीं ब्रेकर पर या कहीं खराब रास्ते पर आप चलाते हैं तब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि अनिल जी ने बताया, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई परेशानी या दुख नहीं है गाड़ी को लेने का कि मुझे नुकसान हुआ या फिर मैं नहीं लेना चाहता था, या फिर एक डिसीजन कहते हैं कि गलत साबित हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल ओके है। तो गाड़ी ओनर का जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसको बिल्कुल, नो डाउट, अगर आपका बजट कम है और आप एक हैचबैक लेना चाहते हैं 6 लाख 6.5 लाख रुपए में या 7 लाख तक का आपका बजट है, तो आप टाटा टियागो को एक बार टेस्ट ड्राइव करके जरूर देखें और इसके बाद ही कोई डिसीजन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।